आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक 26 में। आज हम आपको हाई स्कूल के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये सभी अति लघु क्वेश्चन है। ये बोर्ड पेपर में आने की पूरी संभावना है। आज हम आपको साइंस के अति लघु क्वेश्चन बताएंगे और इनको हल भी करवाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, पीएच स्केल क्या है, लोहे से जंग से बचाने के लिए दो विधियां क्या हैं, अम्ल एवं क्षार क्या होता है, संक्षारण किसे कहते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस यौगिक का निर्माण हुआ, नाम व सूत्र बताइए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, आनुवांशिकता के जनक कौन हैं, परावर्तन व अपवर्तन क्या है, वह कौन सी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार समान होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताओ, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्नेल का नियम क्या है, प्रकाश में अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम आपको आज कराएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम इसमें पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि ये है संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम डालेंगे कि संयोजन अभिक्रिया, यहाँ डालेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो ये होती है संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका हमें एग्जाम्पल भी लिखना होगा। तो एग्जाम्पल होता है जैसे H2 की क्रिया हम O2 से कराते हैं तो जल बनता है H2O। यहाँ पर H के मॉलिक्यूल 2 है, यहाँ O2 है और इधर O1 है, इसलिए इसे हम संतुलित कर लेंगे। तो इसके आगे हम 2 लगाएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो इसके आगे भी 4 लगाएंगे। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखिए हमें ये दे रखा था कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो हमने डाला संयोजन अभिक्रिया। आपको बोर्ड पेपर में भी इसी तरह से लिखना है, संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल H2 + O2 = H2O। फिर इसे संतुलित कर ली। अब हम इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो हम फिर लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। यहाँ वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें होता है जब कोई उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, जब सोडियम ऑक्साइड टूटता है तो Na+ और ऑक्सीजन बनता है। इसे भी हम संतुलित कर लेंगे, इधर सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ सोडियम 4 हो गया, यहाँ सोडियम 1 है तो इसके आगे हम 4 लगा देंगे। हमें दे रखा था कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो जब कोई उत्पाद 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड सोडियम और ऑक्सीजन में टूट गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा कौन सा है, इसमें दे रखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया डाल देंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो ये होता है जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखेंगे। इसमें हम ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और क्षार NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो हमारा बनेगा लवण NaCl बनेगा जो कि सोडियम क्लोराइड होता है और बनेगा जल। तो देखो हमें पूछा था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिया था और क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई थी तो लवण और जल प्राप्त हुआ था और वह लवण है सोडियम क्लोराइड और जल। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें अगला क्वेश्चन है pH स्केल क्या है। तो हम इसका आंसर करेंगे कि pH, तो ये हो जाएगा 4 नंबर pH स्केल। हम यहाँ डाल देंगे pH स्केल। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल विकसित की जिसका नाम pH स्केल था। इसमें 1 से 14 तक अंक अंकित होते हैं। अंक अंकित होते हैं। इसमें 7 को उदासीन कहा जाता है।
कहा जाता है। पीएच स्केल का अर्थ, पीएच स्केल का अर्थ, पीएच स्केल का अर्थ पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी होता है। तो हम यहाँ पर पीएच स्केल बनाएंगे, पीएच स्केल बनाएंगे। हम यहाँ पीएच स्केल बनाएंगे तो यहाँ पर हम करेंगे 7। ये हो गया 7। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 14। तो ये वाला यहाँ के होते हैं अम्लीय, ये होते हैं अम्लीय। 1 से लेके 6 तक अम्लीय होते हैं और 8 से लेकर 14 तक क्षारीय होते हैं। ये क्षारीय होते हैं। और ये 7, जो 7 होता है ये उदासीन होता है, ये उदासीन। इसे हम एक बार और समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया था कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल विकसित की थी जिसका नाम पीएच स्केल था। इसमें एक से नहीं 0 से होगा, यहाँ पर 0 से। तो यहाँ एक और बढ़ाएंगे हम 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये भी अम्लीय होगा। तो इसमें 0 से 14 तक अंक अंकित थे। इसमें 7 को उदासीन कहा जाता था। पीएच स्केल का अर्थ या पीएच स्केल को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ 0 से 6 तक के अम्लीय होते हैं और 8 से 14 तक के क्षारीय और 7वां जो होता है वो उदासीन होता है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है। 5वां क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 विधियाँ बताइए। तो हम यहाँ पर 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी लोहे पर जंग लग जाती है तो उसमें पहली विधि हो जाएगी पेंट करके, पेंट करके। जब हम लोहे की वस्तु पर पेंट कर देंगे तो वह डायरेक्ट संक्षारण में नहीं आएगी, अम्ल और नमी के सीधे संपर्क में नहीं आएगी, जिससे उस पर वह संक्षारण नहीं होगी। और दूसरा है दूसरा होता है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। इसमें एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। हम अति लघु क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ यही लिखेंगे जब भी अति लघु क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल एवं क्षार क्या होता है। अम्ल और क्षार क्या होता है। तो हम 6ठा क्वेश्चन का हल करेंगे। तो हम डाल देंगे अम्ल। इसमें हमसे पूछा है अम्ल और क्षार क्या होते हैं, तो हम डाल देंगे इसमें नंबर 1 अम्ल। अम्ल जिसके जलीय विलयन, जिसके जलीय विलयन में H प्लस आयन उपस्थित होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इसमें हम एक आध एग्जाम्पल लिख देंगे। अम्ल का वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट जैसे। अब इसी में हमसे पूछा है क्षार, क्षार क्या होते हैं।
तो हम लिखेंगे यहाँ क्षार। क्षार जिसके जलीय विलयन में, जिसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन, जिसके जलीय विलयन में OH माइनस मतलब हाइड्रोनियन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, इसे हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल इसका भी हम एक आध लिख लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है, COH का होल ट्वाइस, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अम्ल एवं क्षार क्या होता है ये हम कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन होता है संक्षारण किसे कहते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है संक्षारण किसे कहते हैं। अब इसको हल करेंगे हम, इसके यहाँ पर लिख लेते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण हम यहाँ पर डालेंगे हेडिंग संक्षारण, इसमें हम करेंगे संक्षारण किसे कहते हैं, तो इसे इधर रख लेते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे संक्षारण। कौन सा आंसर है इसमें संक्षारण, संक्षारण का नंबर है इसमें 7वां क्वेश्चन का आंसर है संक्षारण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संक्षारण, 7वां संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण जब कोई वस्तु अम्ल, नमी या आर्द्रता के संपर्क में, या आर्द्रता के सीधे संपर्क में आती है, सीधे संपर्क में आती है, तो उसमें एक परत चढ़ने लगती है, परत चढ़ने लगती है, परत चढ़ने लगती है, परत चढ़ने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। कहते हैं। अब 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस यौगिक का निर्माण हुआ, नाम व सूत्र बताइए। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस यौगिक का निर्माण हुआ, नाम व सूत्र बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हम यहाँ डाल लेंगे 8। अब प्रयोगशाला में किसका सबसे पहले निर्माण हुआ, उसका नाम, तो हम यहाँ लिखेंगे नाम और यहाँ लिखेंगे हम सूत्र। तो सबसे पहले यूरिया का निर्माण हुआ था प्रयोगशाला में, तो हम यहाँ लिख देंगे यूरिया। अब हमें यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है। तो हम डालेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इसमें हम डालेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, तो इसमें हमें लिखना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या होती है। तो हम लिखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं
भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहलाती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहलाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये वाला या दूसरा वाला पूछा जाता है। इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी है और एक आधुनिक आवर्त सारणी, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसमें ये तो हो गया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या होती है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है। तो अब हम लिखेंगे 10वां क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। ये वाला या ये वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें होता है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है। ये है आधुनिक आवर्त सारणी और ये है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में बस इतना ही अंतर है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होती है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होती है। तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम इसके अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखना है अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो हम 11वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 11वां क्वेश्चन हमें पूछा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे संतुलित आहार। इसमें हम हेडिंग डालेंगे संतुलित आहार। तो इसमें हम लिखेंगे वह आहार जिसमें सभी प्रकार के वसा कार्बोहाइड्रेट विटामिन प्रोटीन खनिज लवण तथा जल संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं।
मात्रा में उपस्थित होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है। क्वेश्चन है संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह आहार जिसमें सभी प्रकार के वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे स्वपोषी पोषण। तो 12 में लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण वह पोषण जो स्वयं बनाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाया जाता है। स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण कहलाता है। इसमें एक इक्वेशन लिख लेंगे। वैसे तो इक्वेशन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम इसमें एक इक्वेशन लिख लेते हैं जिससे हमारे नंबर एक भी नहीं कटेगा। तो हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की क्रिया होगी सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की भी उपस्थिति में। तो बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 और जल और ऑक्सीजन। अब ये संतुलित नहीं है तो हम इसे संतुलित कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 6 है इसलिए हमने यहाँ 6 लिख दिया। तो यहाँ कार्बन 6 हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे हम कितनी है। यहाँ ऑक्सीजन 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 8 हो गए और 1 यहाँ है। तो ये तो ऐसे हो नहीं पाएगा। तो हम करेंगे, यहाँ पर हमने देख लिया कि H12 है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अगर हम यहाँ पर 6 लिखेंगे तो ये ऑक्सीजन 6 यहाँ हो जाएंगे और 12 यहाँ हो जाएंगे, तो 24 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे। तो फिर ऑक्सीजन फिर यह 6 ये है, 2 ये है, 8 ये है और 1 ये है, 9। तो ये ऐसे संतुलित नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन 24 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन 12 तो ये हो गए और यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे 12 यहाँ हो गए, तो हाइड्रोजन संतुलित हो गए। तो यहाँ 12 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 12 यहाँ 24 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 24 हाइड्रोजन हो गए। अब हम देखते हैं इसे, यहाँ पर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ है, 12 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 24 ऑक्सीजन हो गए। 24 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है 12। और अब हम यहाँ पर संतुलित करने के लिए 6 लिखेंगे, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, तो हो गए 24 ऑक्सीजन इधर साइड है, 24 इधर साइड है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, अब 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो हम लिख देंगे 14वां क्वेश्चन है ये। 14वां नहीं 13वां क्वेश्चन है, तो हम यहाँ डालेंगे 13वां। तो हमसे पूछा है जल में घुलनशील विटामिन, तो हम डाल देंगे जल में घुलनशील
घुलनशील विटामिन। तो जल में विटामिन बी और विटामिन सी घुलते हैं। विटामिन बी और सी घुलनशील है, केवल घुलनशील हैं। जल और वसा में, ये दोनों में ही बस यही विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील है और नहीं है। 14वां क्वेश्चन दे रखा है आनुवांशिकता के जनक कौन है। तो आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो हम डालेंगे 14वां क्वेश्चन और लिखेंगे आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अब 14 क्वेश्चन हो गया। 15वां क्वेश्चन हमें दे रखा है परावर्तन व अपवर्तन क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 15वें क्वेश्चन में परावर्तन क्या है। परावर्तन तो हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन लघु में भी आ सकता है और अति लघु में भी आ सकता है, इसीलिए हम थोड़ा बड़ा करके ही लिख पाएंगे ताकि दोनों में फ़ायदा हो जाए आप लोगों को। तो इसके लिए हम डायग्राम बनवाएंगे। ये चिकनी या पॉलिशदार सतह हो गई, तो हम ये लिख देंगे ये परावर्तक सतह या पॉलिशदार सतह। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और इस चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराएगी, तो इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल मतलब अभिलंब होता है, इसे अभिलंब कहते हैं। ये आपतित किरण होती है। ये परावर्तित किरण होती है। यहाँ पर दो एंगल होते हैं, यहाँ पर एक एंगल आई होता है, यहाँ आर होता है। इस वाले कोण को हम आपतन कोण और इस वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये तो हो गया परावर्तन। अब हम अपवर्तन बताएंगे। ये 15वें क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन थे कि परावर्तन व अपवर्तन क्या है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तन।
अपवर्तन। तो इसमें लिखना है अपवर्तन क्या होता है। तो हम लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो वह दूसरे माध्यम में जाएगी, तो वह सीधी ना जाकर ये मुड़ जाती है, ये वाली जाती है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन भी 2 तरह से होता है, ये हम बताएंगे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये तो एक तरह का हो गया। अब दूसरी तरीका अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन 2 तरह से होता है। नंबर 1 तो हो गया, अब नंबर 2। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये तो प्रकाश के अपवर्तन हो गए दोनों तरीके से कि कैसे कैसे होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है कि वह कौन सी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार समान होता है। तो इसमें हम करेंगे, इसमें किरण आरेख दिखाना है और बताना है। 16वां क्वेश्चन, तो हम ये लिख लेंगे 16वां क्वेश्चन। अब हमें दिया है अवतल दर्पण। हमें क्वेश्चन देखो ये दे रखा है अवतल दर्पण। अब वह कौन सी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार समान होता है। तो हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हो गया अवतल दर्पण।
तो ये वाला क्वेश्चन ये हो गया। अब हम इसका यहाँ पर चित्र बनाएंगे। तो ये अब तल दर्पण हो गया। अब हम यहाँ पर मुख अक्ष खींचेंगे, यहाँ पर मुख अक्ष हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक वस्तु रखेंगे, यहाँ पर एक वस्तु रखेंगे। ये हम जानते हैं कि अवतल दर्पण पर जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और उसके आकार का बनता है। तो जब प्रकाश की किरण चलेगी तो इससे दर्पण का परावर्तन, इस किरण का दर्पण से परावर्तन हो जाएगा और फिर फोकस से होकर जाएगी। ये वाली किरण हमारी फोकस से होकर जाएगी, ये वाली किरण हमारी फोकस से होकर जाएगी। और जो हमारी दूसरी किरण आएगी वो दर्पण से इस तरह से आएगी। तो जब ये वाली प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात। तो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहाँ ये दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी यहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र पर वस्तु थी, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना। जितना वस्तु का आकार था उतना ही प्रतिबिंब का आकार रहा। वस्तु को हम ए बी से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब को हम ए डैश बी डैश से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण गई, यहाँ से आ गई, इस यहाँ से गई और इधर मुख अक्ष के समांतर हो गई। ये ध्रुवता, ये हो गया हमारी कंडीशन। तो इसमें हम लिखेंगे वक्रता केंद्र पर सी मतलब वक्रता केंद्र पर, यहाँ लिखेंगे हम वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर समान आकार का बनता है, समान आकार का बनता है, समान आकार का बनता है, समान आकार का बनता है। अब 16 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। 17वां क्वेश्चन है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताओ। इसमें दे रखा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। 17वां क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे 17वां। तो हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखेंगे तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए F बराबर R/2। तो हम इससे, अगर हमें ये पता होगा तो हम इसी से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है, दोगुनी होती है। हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 18वां क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसमें हो गया F बराबर R/2। फोकस दूरी, अरे दूरी रह गया लिखने को, यहाँ लिख लेंगे हम दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देखो, ये है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग लिखना है हमें। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग बस, कार, मोटरसाइकिल आदि में ड्राइवर सीट के पास पीछे से आने वाली
वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। किया जाता है। इसे पश्च दृश्य दर्पण भी कहते हैं। पश्च दृश्य दर्पण भी कहते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्नेल का नियम क्या है? यह प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है? तो हम लिखेंगे इसमें 19वां क्वेश्चन, स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण कीजिए और परावर्तन कोण कीजिए। आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए। अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। नियतांक होता है। इसे साइन I अपॉन साइन R n नियतांक भी कहते हैं। अब 20वां क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ डाल लेंगे 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो इसमें हम लिखेंगे प्रकाश के नियम के 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन से 2 नियम है। नंबर 1 आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसका दूसरा नियम, आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम कहते हैं। तो हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R R=n। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन हमने करे हैं। तो ये हमारे सारे 20 क्वेश्चन थे
कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन क्या है, उदासीनीकरण, पीएच स्केल, लोहे को जंग से बचाने के लिए अम्ल एवं क्षार संक्षारण, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस यौगिक का निर्माण हुआ। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, संतुलित आहार, स्वपोषी पोषण, जल में घुलनशील विटामिन, अनुवांशिकता, परावर्तन, अपवर्तन। वह कौन सी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार समान रहता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। स्नेल का नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। अब हम इसका हल देखेंगे। हमने यहाँ से हल करना शुरू किया था। इसमें सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें हमने लिखवाया था जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो जल बनता है, और हमने ये इक्वेशन संतुलित की थी। और फिर दूसरा क्वेश्चन था कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो हमने वियोजन अभिक्रिया लिखी थी। जब कोई उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूटता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिया था हमने सोडियम ऑक्साइड जब टूटा सोडियम और ऑक्सीजन में, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया हो गई। ये एक वियोजन अभिक्रिया हो गई। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार ली थी, तो हमें लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड मिला और जल बना। अगला क्वेश्चन था कि पीएच स्केल क्या है। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक स्केल विकसित की थी जिसका नाम पीएच स्केल था। इसमें 0 से 14 तक अंक अंकित थे। इसमें 7 को उदासीन कहा जाता था। वैसे पीएच स्केल को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसमें जो 7 वाला होता है, इसे उदासीन कहा जाता है, और 0 से 6 तक के अम्लीय होते हैं और 8 से 14 तक के लिए क्षारीय होता है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन था लोहे से जंग को बचाने की 2 विधियां बताइए। अब 5वां क्वेश्चन है पेंट करके हम बचा सकते हैं और गैल्वेनीकरण करके। जब हम किसी भी वस्तु पर पेंट कर देते हैं तो वो सीधे अम्ल या नमी या आर्द्रता के संपर्क में नहीं आती है, इससे उसमें जंग नहीं लगती है। और गैल्वेनीकरण ये होता है एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाकर भी हमें संक्षारण से बचाया जा सकता है। और फिर अगला क्वेश्चन था कि अम्ल एवं क्षार क्या है, अम्ल और क्षार क्या है। तो इसमें हमने लिखा था अम्ल और क्षार जिसके जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन सल्फेट जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, और क्षार जिसके जलीय विलयन में OH+ आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब फिर इसके आगे का 7वां क्वेश्चन था संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं। 7वां क्वेश्चन था संक्षारण किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु अम्ल, नमी या आर्द्रता के सीधे संपर्क में आती है तो उसमें एक परत चढ़ने लगती है जिसे संक्षारण कहते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन था कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस यौगिक का निर्माण हुआ। तो उसका हमें नाम व सूत्र बताना था, तो हमने इसका नाम और सूत्र लिख दिया। तो नाम था यूरिया का सबसे पहले प्रयोगशाला में निर्माण हुआ और सूत्र था NH2CONH2। अगला क्वेश्चन था मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार होता था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते थे। इसी को हम मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, इसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इन दोनों सारणियों में बस इतना ही अंतर है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु भार थे, भारों के आवर्ती फलन थी, और आधुनिक आवर्त सारणी
परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन थी। अब अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार क्या था है। तो वह आहार जिसमें सभी प्रकार के वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण तथा जल संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। फिर इसके अगला क्वेश्चन ये रखा था कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो हमने लिखा स्वपोषी पोषण वह पोषण जो स्वयं बनाया जाता है या सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाया जाता है, तो उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ये हमने इक्वेशन लिख ली। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर 13वां क्वेश्चन था। 13वें क्वेश्चन में हमसे पूछा था जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी ही होते हैं। और फिर हमसे पूछा था अनुवांशिकता के जनक कौन है। तो अनुवांशिकता के जनक हमें पता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। 15वां क्वेश्चन था परावर्तन व अपवर्तन क्या है। तो इसमें था परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए देखो हमने ये डायग्राम बनाया था। ये चिकनी या पॉलिशदार सतह है और आपतित किरण आती है और वापस इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये परावर्तित किरण हो गई। यहाँ पर एंगल एक होता है, इसे आपतन कोण आई को कहते हैं और परावर्तन कोण आर को कहते हैं। ये हो गया हमारा परावर्तन। अब अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया। एक माध्यम से आई दूसरे माध्यम में, तो ऐसे जाना था और वो ऐसे चली गई। तो प्रकाश का अपवर्तन भी दो तरह से होता है। दो तरह से ऐसे होता है कि जो पहला प्रकार है उसमें होता है जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर 16वां क्वेश्चन था। 16वां क्वेश्चन दे रखा है वह कौन सी स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार समान होता है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और उसके ही आकार का बनता है। तो इसके लिए ये हमारा डायग्राम हो गया। जब हमने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर चली गई, और जो प्रकाश की किरण फोकस से आई वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो गई और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना। फिर 17वां क्वेश्चन हमें दे रखा था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताओ। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। अगला क्वेश्चन था उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कार, बस, मोटरसाइकिल आदि के ड्राइवर सीट के पास पीछे से आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे हम पश्च दृश्य दर्पण भी कहते हैं। फिर इससे अगला क्वेश्चन था स्नेल का नियम क्या है। तो हमें बताना था कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। sin i अपॉन sin r इक्वल टू n, जहाँ n एक नियतांक होता है। अगला क्वेश्चन था प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। आपतित किरण पहला नियम है, उसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हैगा नियम आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। sin i अपॉन sin r इक्वल टू n, जहाँ n एक नियतांक है। ये बहुत पूछा जाता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में लघु क्वेश्चन साइंस के कराएंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को एक जगह लिखवाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।